बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी बखैर व आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम और शाद आबाद और शादमान रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है कि कमेंट्स में जाकर हम सब के कमेंट्स को देखें और कोशिश होती है कि सबको बारी बारी जवाब भी दें। थैंक यू। आज की वीडियो के कई मौज़ूआत हैं और सारे बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ईरान का अटैक जो पाकिस्तान की सरजमीन पर किया गया पंजगोर शहर पर। उसके बाद बिलावल भुट्टो की लाहौर में इलेक्शन लड़ने की मुहिम, जो कि पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब के बाद दूसरी दफ़ा पार्टी का लीडर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है। और तीसरे इमरान साहब, शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के चंद और रहनुमा जो इलेक्शन के दौर से बाहर निकल चुके हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान का मसला, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा अहम और सीरियस है। आज सुबह ईरान ने हमारे सरहदी शहर पंजगोर के ऊपर हमले किए और उसमें कुछ बच्चे और कुछ नौजवान जो है ना वो शहीद हुए हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत कीजिए कम है। लेकिन बात यह है कि अब नौबत जहाँ तक आ गई है कि ईरान जैसा बिरादर मुल्क, जिसके साथ हमारे आज़ादी के ज़माने से लेकर अब तक के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वो मुल्क जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता था, वो मुल्क जिससे हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। 1965 की जंग में हमारे फाइटर प्लेन्स के लिए उन्होंने अपने एयरपोर्ट दे दिए कि वहाँ पर हम जो है ना इंडिया से बचा के उनको वहाँ पर रखें और वहाँ से अटैक करने के लिए भेजें। ये शायद आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। ये एक तारीख़ी बात है कि 65 वार के दौरान ईरान ने अपने जो हवाई अड्डे थे वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए थे और पाकिस्तान के फाइटर जो थे, जंगी जहाज़ जो थे, वो वहाँ से प्रवास किया करते थे। तो ऐसा दोस्त मुल्क जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आज ये हालात इस नौबत तक क्यों पहुँच गए कि उसको ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा, और वो भी बग़ैर किसी वार्निंग के। अगर मैं ये कहूँ कि ये उस रजीम का तसलसल है या उन बयानात का तसलसल है या उनका नतीजा है उस तसलसल के साथ जो इमरान साहब अपने दौर में अपनी खारजा पॉलिसी को तबाह बर्बाद करते रहे, ये भी उसी का एक रिज़ल्ट है। क्यों? आपको याद होगा कि इमरान साहब जब ईरान के दौरे पर गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान की सरजमीन जो है ना वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और हमारी कोशिश है कि वो इस्तेमाल ना करें। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी की सरजमीन पर खड़े होकर ये कहते हैं कि आपके खिलाफ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, आपके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही है, आपके खिलाफ जो हमले किए जा रहे हैं, वो हमारे मुल्क की तरफ से हो रहे हैं, यानी कि हमारे मुल्क की सरजमीन से हो रही है। बेशक उसमें नॉन एक्टर हों, स्टेट नॉन एक्टर लोग हों, लेकिन सरजमीन तुम्हारी इस्तेमाल हुई है ना। इसी तरह जैसे कि आप अफ़गानिस्तान से तालिबान और ये TTL के लोग जो है ना वो यहाँ पर दरअंदाजी करते हैं, उस सरहद से जहाँ पर आते हैं और हमारे ऊपर हमले करते हैं, तो हम अफ़गानिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जो आपकी सरजमीन से हमले बंद होने चाहिए। तो इसी तरह जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ईरान में खड़े होकर ये कहेगा कि हमारी सरजमीन से हमले होते हैं, तो फिर उनका हक बनता था कि वो हमें कहें कि जी आप अपने ये जो हमले हो रहे हैं ये बंद करें। तो इतनी इंतहाई वो क्या कहते हैं कि पचगाना बल्कि बेवकूफ़ाना अहमकाना बात उन्होंने की थी कि जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। उस वक्त भी इस पर बड़ी ले दे हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो इमरान साहब ही क्या कि वो जो अकल से काम ले रहे हैं, वो उस वक्त ना अकल से काम लेते थे ना आज अकल से काम ले रहे हैं, और उसका नतीजा ये कि वो वहाँ पर जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो आज जो है ना वो उन्होंने हमला किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही सख्त किस्म के बयानात भी आए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त किस्म के इक़दाम भी लिए गए हैं, और पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने तमाम सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, और ईरान का सफ़ीर जो कि पहले ही ईरान अपने मुल्क के दौरे पर गए हुए थे, उनको मना कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान वापस ना आए। तो इस तरह का सख्त रवैया एक दूसरे के ख़िलाफ़ रखने की ये पहली मिसाल है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आज तक ईरान की तरफ से ना तो कोई इस किस्म का इक़दाम किया गया और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कोई सख्त इक़दाम किए गए। लेकिन आज इनके तल्लुकात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब वो बिरादराना
जो ताल्लुकात थे वो बिरादराना नहीं रहे बल्कि वो दुश्मनाना हो गए हैं। अल्लाह पाक हमारी कौम के लोगों को, हमारी कौम के रहनुमाओं को ये अक्ल और फरासत अता करे कि वो कम अज़ कम कुछ बोलने से पहले, अपनी ज़ुबान से कोई अल्फाज निकालने से पहले 1000 दफ़ा सोच लिया करें कि ये मुल्क कौम के लिए मुनासिब है या नामुनासिब है। शुक्रिया। दूसरे नंबर पर आते हैं लाहौर की तरफ, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी ज़ोरों पर है और पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में इस दफ़ा पंजाब में भी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है और ये पहली पार्टी है जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की और उसकी क़यादत बिलावल भुट्टो साहब कर रही हैं। बिलावल भुट्टो खुद लाहौर के हल्का नंबर NA 127 से उम्मीदवार भी हैं और उनके मुकाबले में गालिबन मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारर हैं और PTI की जानब से मुराद रास हैं जिनके जो है ना वो कोई इम्कानात नहीं है जीतने के, क्योंकि मुराद रास वो शख्सियत है जो PTI के छोड़कर IPP में शामिल हो चुके हैं और उनकी वो जड़ें इतनी गहरी नहीं है कि वो वहाँ से जीतने की पोजीशन में आ सकें। लेकिन जब इस हल्के का तजिया हम करते हैं तो पिछले इलेक्शन में जब यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने ये सीट जीती थी तो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था जिसने 33,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून को 44,000 वोट मिले थे और 11,000 वोट की बढ़ती से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई थी। तो मुस्लिम लीग नून की जो खातून MNA थी उन्होंने अपना हल्का छोड़ दिया और इस चीज़ से मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एक जीता हुआ उम्मीदवार जब अपना हल्का छोड़कर जाता है तो वहाँ के लोग बददिल हो जाते हैं। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इस हल्के में जो इलाके इस हल्के के अंदर आ रहे हैं, ज़ेर असर आते हैं, जहाँ से वोटर जिन इलाकों के वोटर जो इस हल्के में हैं, उन इलाकों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे तो उन्होंने उन इलाके की कच्ची आबादियाँ थीं उनको उन्होंने मालकाना हकूक़ दिए थे और वो मालकाना हकूक़ की बात वो लोग आज तक नहीं बोलते, लोगों को अब तक वो बातें याद हैं। ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा वोटर्स के ज़हन पर, क्योंकि उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा उनका नवासा और बेनज़ीर शहीद का बेटा बिलावल भुट्टो आज वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। वो किसी और उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा नहीं किया बल्कि उन्होंने फैसला किया वो खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है उनकी फेवर में जा रही है वो है अल्लामा ताहिरुल कादरी। अल्लामा ताहिरुल कादरी की तहरीक के जो PAT है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस हल्का में मौजूद है और ये बिलावल साहब अवामी तहरीक के रहनुमाओं को मिल चुके हैं। उनके नूरुल हुदा जो हेड क्वार्टर वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर उनसे बातचीत की है और गालिबन ये शुनीद है कि PTA जो है वो उसको भुट्टो साहब को बिलावल भुट्टो को हिमायत कर रही है और उनका वोटर उनको वोट देगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट है जो उनकी इलेक्शन की कैंपेन पर पड़ने वाला है। उसके बाद दूसरी तरफ PTA के जो वोटर्स हैं जो नाराज़ हैं अपने उम्मीदवारों से, या उनका उम्मीदवार वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो बहरहाल मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे। PTA का वोटर भी पीपल्स पार्टी को वोट देगा और इन चंद चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो बिलावल साहब की पोजीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और गालिबन वैसे भी ये 70s के बाद पहली दफ़ा ऐसा है कि पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो है वो खुद चेयरमैन जो है वो खुद इस हल्के से खड़ा हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपके जहन से ये बातें महव हो चुकी हैं जब आपको इनका इदराक ना हो, कि भुट्टो साहब ने जब अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने अपनी तहरीक का जो की इब्तदा थी पीपल्स पार्टी की वो लाहौर से ही की थी, लेकिन फिर वो वक्त गुजरता गया और हालात व वाक़यात बदलते गए और उसके बाद पीपल्स पार्टी का इस लाहौर से सफाया हो गया, जो वो लाहौर जो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। अब देखना ये है कि क्या बिलावल साहब दोबारा अपने उस गढ़ को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद यही नज़र आ रही है कि उनकी कामयाबी जो है ना यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तीसरे नंबर पर अब इमरान साहब का मसला है। इमरान साहब आज इलेक्शन से बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था उसमें अपील की थी। वहाँ पर भी RO का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया था और ट्रिब्यूनल से भी उनकी अपील मुस्तरद हो गई थी। फिर वो हाई कोर्ट में गए थे और आज हाई कोर्ट ने भी उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और इस तरह आज मुकम्मल तौर पर इमरान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी दोनों जो है ना वो इलेक्शन से
बाहर हो चुके हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए जा चुके हैं। उनका इलेक्शन अब उनकी जो इलेक्शन की रेस थी वो यहीं पर ख़त्म हो गई है। अब देखना ये है कि उनकी एब्सेंस में, जो कि वो खुद जेल में बैठे हुए, उनकी गैर मौजूदगी में PTI के वो लीडरान जो बाहर हैं, जिन्होंने इस वक्त PTI के PTI की लगामें संभाली हुई हैं, जिन्होंने इस वक्त PTI को इस वक्त को लीड कर रहे हैं, वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं कि PTI के इलेक्शन सिंबल जो है बल्ला, उसकी गैर मौजूदगी में, PTI के चेयरमैन की गैर मौजूदगी में, PTI के वाइस चेयरमैन की गैर मौजूदगी में और PTI की जितने भी एक्टिव कारकुनान थे उनकी गैर मौजूदगी में वो अपनी इलेक्शन की मुहिम कैसे चलाते हैं और वो किस तरह कौम को मुतहर्रिक करते हैं कि वो PTI के उन उम्मीदवारों को जो मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको कामयाब करें। ये तो है एक नुक्ता। इसका दूसरा नुक्ता ये भी है कि क्या वो उम्मीदवार अगर कामयाब हो जाते हैं आज़ाद हैसियत से, तो क्या वो बदस्तूर PTI में शामिल रहेंगे या वो PTI को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए ये कानून होता है कि वो 30 दिन के अंदर इलेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर और अपना हल्फ लेने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है उनको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है या फिर उसके बाद उनकी आज़ाद हैसियत बरकरार रहती है। तो क्या ये लोग वो दबाव, अगर जो हम सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर जो है वो दबाव नहीं सह पाए और मैदान से भाग गए और इन्होंने PTI को छोड़ दिया, आपके सामने है एक बड़ी लिस्ट है, 150 से ज़्यादा MLA हैं जिनकी एक लिस्ट सामने है आप लोगों के, तो क्या ये लोग अगर वाकई PTI से मुखलिस हैं और ये आज़ाद हैसियत से मुंतखब होते हैं तो क्या इनके ऊपर दबाव नहीं होगा? और अगर इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव होगा तो क्या ये उस दबाव को सह पाएंगे और डट कर सीना तान कर PTI के साथ खड़े होंगे, या फिर इनके लिए बहुत ही आसान होगा कि ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें, उसमें शमूलियत अख्तियार कर लें, क्योंकि उसके ऊपर फ्लोर क्रासिंग की सीट जो है ना वो लागू नहीं होती। अब ये इसका क्या नतीजा निकलता है, ये लोग क्या करते हैं, इनके कॉल और फेल में कितना तजाद है, ये जो कॉल है इनका वो फेल भी उसी के मुताबिक होगा, ये इलेक्शन के बाद और उसके नतीजे के बाद पता चलेगा। आप हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, आज तक के लिए इतने काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर और निगहबान हो। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।